आकाश हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, बातचीत करेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने की कगार पर है और राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। गिरिजा शंकर सर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर क्या हुआ। सर, इतना तेज बदलाव, बीजेपी शुरू से आगे रही और ऐतिहासिक बहुमत की ओर, क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर रहा? बेसिक फैक्टर ये है कि पूरा का पूरा चुनाव, एक तो कोई मुद्दा चुनाव में नहीं था और कांग्रेस के ये मानकर चल रही थी कि 20 साल के लगातार सरकार बीजेपी की और 17 साल का एक ही आदमी मुख्यमंत्री, तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होगी और एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो बदलाव की बात उन्होंने वो करते रहे, तो उनको लगा कि ये बदलाव तो होना तय है और ये बदलाव की बात या एंटी इनकम्बेंसी की बात निचले स्तर तक है। वो ये नहीं समझ पाए कि बहुत बड़ा वर्ग जो होता है उसको एक ही चेहरे या एंटी इनकम्बेंसी इन सब से बहुत ताल्लुक होता नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह डिपेंड करती रही कि इनके जो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जो वोट होगा वो कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस बहुत आराम से सरकार बना लेगी। ये समझने में कांग्रेस गलती कर दी कि आप अपनी एडवांटेज के लिए आपको लोग क्यों वोट दें, ये कांग्रेस ने नहीं किया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिसमें कि वो जनता से कह सकें कि आप बीजेपी को नहीं, हमको चुनिए। कोई राजनीतिक जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। जो आरोप भी लगा रहे थे कांग्रेस, वो आरोप थे जो एक दशक पुराने, व्यापम एक दशक पुराना मामला है। और शिवराज सिंह ने जो एक बहुत अच्छा जो उन्होंने एक कदम लिया, ये लाडली बहना योजना का। शिवराज समझ गए थे कि 20 साल की सरकार में 15 साल का फैसला तो हर 5 साल में 18 तक हो चुका। ये जो 23 का चुनाव है वो 1.25 साल जो कांग्रेस सरकार रही उसकी और 3.5 साल जो सरकार बीजेपी की रही उसकी। तो जब आप बीजेपी के लोग जब ये बात करते थे कि सिंचाई के रकबा 7 लाख से 40 लाख हो गया या बिजली इतने से इतने हो गई, तो वो अपने 20 साल की बात करते थे और उससे एंटी इनकम्बेंसी में खुद गिर जाते थे। इससे उभरने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। जो लाडली बहना योजना जो लाए उन्होंने, वो इस 3.5 साल की उपलब्धि का एक बड़ा मापदंड हुआ और उसने जो थोड़ा बहुत जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी या लगातार मुख्यमंत्री बने रहने की जो बात थी वो सारा उसने धो दिया उसको। और इसीलिए लाडली बहना योजना से जो सीधे महिलाओं का कितना वोट मिला या कितना नहीं हुआ वो नहीं, उसने जो बड़ा काम ये किया कि जो सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी बाकी की जो लहर थी या वो बात थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। इस बात को कांग्रेस समझ नहीं पाई और कांग्रेस को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ हमको लाभ देगी। वो लाभ उनको बिल्कुल नहीं मिला। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग, मतलब मुझे तो ताज्जुब भी होता है कि दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के मन में क्या चल रहा है या लोगों की भावना क्या है उसको समझने में पूरी तरह नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के लोगों के मन को भांप नहीं पाए। एक बहुत अहम सवाल उपस्थित है कि मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव हुआ। अब इतने क्लियर मैंडेट के बाद आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बिना चेहरे के चुनाव हुआ ऐसा मानना व्यवहारिक नहीं है। यदि किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, उसका अपना मुख्यमंत्री है और जब वो पार्टी चुनाव में जाएगी तो जो मुख्यमंत्री होगा वो घोषित करें या न करें, वो तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होता है। और जिस तरह से शिवराज सिंह ने कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद लगभग 150 पौने 200 विधानसभाओं में जाकर चुनावी सभाएं की और अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को रखा, लोगों को ये बताया कि मतलब उनके पास आने वाले समय के लिए क्या योजना है, तो उसने अपने आप शिवराज सिंह को चुनाव का चेहरा बना दिया। अब जहां तक सवाल अब नई सरकार का प्रश्न है, तो जो परंपरा है वो परंपरा तो ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो या कोई और पार्टी हो, जो परंपरा है कि जो रूलिंग पार्टी में जो मुख्यमंत्री होता है, यदि उस पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो जो मुख्यमंत्री होता है वो अगली सरकार का
नेचुरल दावेदार होता है। और हर जगह जहां पर बार बार जो मुख्यमंत्री बनते रहे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या ज्योति बसु हो या नवीन पटनायक हो, खुद शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, मोदी हो, तो ये बार बार मुख्यमंत्री इसलिए बनते रहे कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को अगले चुनाव में सफलता मिली, अगली सरकार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बनी। तो जाहिर है कि अगली सरकार में नेचुरल दावेदार जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो उस लिहाज से शिवराज सिंह का दावा एक स्वाभाविक दावा माना जाएगा। अब ये अलग बात है कि पार्टी किस मापदंड पर किस तरह नए नेता का चयन करता है, वो देखना होगा। आपने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, लाडली बहना योजना बहुत अहम साबित हुई। कुछ सीटों पर बीजेपी के दिग्गज हार गए, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा गणेश सिंह, कमल पटेल, कई मंत्री हारे। तो क्या इन सीटों पर ये योजनाएं गेम चेंजर साबित नहीं हो पाई, या क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, चुनाव के समय जब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही थी और जब दूसरी और चौथी लिस्ट आई, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ ऐसे जो नेता हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर बहुत निगेटिविटी है चर्चा में, तो इनके टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो मंत्री चुनाव जीत भी गए हैं, आप देखेंगे कि उनको फायदा उनके अपने परफॉर्मेंस का नहीं मिला, उनको फायदा मिला इस लहर का। जब 165 सीट कोई पार्टी जीतती है 230 में से, तो जाहिर है माना जाएगा कि एक लहर का चुनाव था। और उस लहर में कई बार ऐसे नेता, ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव जीत जाते हैं जो सामान्य तौर पर जो चुनाव होते हैं बिना लहर के, उसमें नहीं जीत पाते। और जो कुछ मंत्री चुनाव हारे हैं, वो ये माना जाएगा कि यदि इस लहर के बाद भी वो चुनाव हार गए हैं, मतलब उनके खिलाफ कितनी निगेटिविटी रही होगी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और आकाश में जिस लहर की बात गिरिजा शंकर जी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो लहर 2018 में थी, इस बार वो लहर उल्टी दिखी। लगभग मंत्री चुनाव हारते नजर आए, 5 मंत्री तो कंफर्म हार गए हैं। गिरिजा शंकर जी ने छत्तीसगढ़ में भी बहुत समय तक काम किया है, आप उनसे रिएक्शन जरूर लीजिए इस बारे में कि छत्तीसगढ़ को लेकर उनका आकलन क्या है। वो आते रहते हैं और लगातार छत्तीसगढ़ पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। छत्तीसगढ़ पर भी आपकी पैनी नजर रहती है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो लहर की बात हो रही है, 2018 में समीकरण है, वो इस बार इतने ज्यादा क्यों बदल गए? कई मंत्री चुनाव हारे और अब बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। दरअसल वहां भी कांग्रेस के अंदर देखेंगे, सरकार बनने के बाद जो उनको 68 सीटें मिली, बाद में उपचुनाव में सीटें मिल गई, 71-72 सीटें हो गई, ये बहुत बड़ा मैंडेट उनके साथ था। उसके कारण जो पूरा जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, पूरी पार्टी जो है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। और भूपेश बघेल इस पूरे दौर में बहुत अचानक बहुत बड़े नेता बन गए थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे। तो उनकी जो काम करने और राजनीति करने, सरकार चलाने के स्टाइल में, वो वहाँ की जनता क्या चाह रही है, वहाँ के लोगों को क्या उनके मन में है, उसको भी पढ़ने में वो भी चूक गए। और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ी अस्मिता की राजनीति उन्होंने जो अपने कार्यकाल में की, मुझे लगता है कि अस्मिता की राजनीति के साथ में एक बहुत संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है। अस्मिता की राजनीति कई बार आत्मघाती भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उनकी वो राजनीति भी कहीं ना कहीं उनको चुनाव में जो इतनी बड़ी पराजय का जो कारण बना, उसमें वो राजनीति भी है जिसमें कि एक बड़ा वर्ग जो आदिवासी वर्ग है, जो लगभग सरगुजा और बस्तर, उसमें वो कहीं वो नेग्लेक्ट हुआ। और इसीलिए जिन आदिवासी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, इस बार वो सारी सीटें वो उन्होंने खो दी। दोनों जगहों पर कांग्रेस जनता के मन की बात को भांप नहीं पाई। एक बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान की बात करें, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, मोदी का मैजिक और शिवराज, क्या दोनों मैजिक चला है? फिर 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम है वो मोदी को इशारा करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि मोदी का मैजिक चला है, क्योंकि मोदी का मैजिक चला, इसको इस रूप में ले सकते हैं कि दो राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई
और एक राज्य में सरकार बचाई। सरकार बचाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी योजनाएं और उनकी कार्यशैली, उनकी राजनीतिक शैली, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अबव ऑल जो इतनी बड़ी सफलता तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली है, वो कहीं न कहीं मोदी की लोकप्रियता को और चुनाव की रणनीति बनाने को उसका श्रेय जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और हिंदी पट्टी के 3 राज्य, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य को आप किस तौर पर देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह जिन 66 सीटों पर प्रचार करने गए, उसकी बड़ी चर्चा होती रही। अगर आपने अभी तक आकलन किया हो तो उसका कुछ आकलन है क्या? अब उनका स्वयं का भाई परंपरागत सीट से चुनाव हार गया। उनकी परंपरागत सीट राधौगढ़ से उनके पुत्र महज कुछ हजार वोटों से वो सीट निकाल पाए हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनका प्रभाव क्षेत्र कितना कमजोर हो गया है। वो आमतौर पर वो खुद ही सार्वजनिक रूप से बात करते रहे हैं कि मैं जहाँ चुनाव प्रचार में जाता हूँ वहाँ कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। वो भले ही एक मजाक की बात हो, लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं ने, जो बहुत अनुभवी हैं, इन्होंने जो चुनाव के दौरान जो लोगों के अंदर जो भावना बन रही थी, लोगों की समझ बन रही थी, वो उसको समझ नहीं पाए और उनको लगा कि बदलाव की बयार चल रही है, जबकि वो प्रो इनकम्बेंसी के बयार थी बीजेपी के पक्ष में। प्रो इनकम्बेंसी को कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी में भांपती रही और ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नजर आया, जो हम शुरू दिनों से देख रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगने लगे, कांग्रेस माहौल बनाने लगी, ओपीएस को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन ये मुद्दे कहीं चुनाव में नजर नहीं आए पोस्टल बैलेट खुलने के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, शुक्रिया आपका, और गिरिजा शंकर जी का भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।